नमस्कार दोस्तों। स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आने वाले एईडीओ तथा अन्य बिहार से संबंधित एग्ज़ाम के लिए आज फिर से रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन वीडियो में बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा महाजनपद का काल जो है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, इसके साथ ही गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला फैक्ट है कि भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह हुआ है विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह मुख्यतः राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ से बना है? मुख्यतः किससे बना है? तो यह है लकड़ी से। तो लकड़ी से बना हुआ है। मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही दक्कन की चढ़ाई की गई थी। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो देखिए, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें यह वर्णित है कि प्रांतीय शासक, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वह है श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अब हम लोग कुछ प्रशासनिक समितियों के बारे में पढ़ते हैं और उनके कार्य के बारे में। देखिए, लगभग कुल 6 समितियां बनाई गई थी और इन 6 समितियों का कार्य अलग अलग था। पहला का उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, विदेशियों की देखरेख करना, जन्म मरण का विवरण रखना, वाणिज्य और व्यापार की देखभाल करना, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और बिक्री कर वसूल करना। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष। देखिए, तीर्थ क्या होता था? तीर्थ अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के द्वारा रचित जो किताब था अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र के पुस्तक में तीर्थ का वर्णन किया गया है और तीर्थ जो होते थे वो सबसे उच्च अधिकारी होते थे। तो इसमें देखिए, पहला है पुरोहित। पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, समाहर्ता तो यह राजकीय करों का संग्रह करता था। तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये समाहर्ता और सन्निधाता ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो समाहर्ता है राजकीय करों का संग्रहण करता, साथ ही सन्निधाता है राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था सन्निधाता। अब ये है लक्षणाध्यक्ष जो कि मुद्रा जारी करता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, प्रदेष्टा। पन्याध्यक्ष पन्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। व्यवहारिक यह दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कार्मांतिक यह उद्योग और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस अधिकारी और विविताध्यक्ष चारागाह प्रमुख। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का प्रमुख होता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के शासन काल में
जो बौद्ध सभा हुई है वो किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त प्रमुख भाषा, तो प्रमुख भाषा है प्राकृत, ठीक है, प्राकृतिक भाषा है। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, तो यह गांधार, ये वर्तमान में ये अफगानिस्तान का कुछ भाग है, तो वर्तमान में यह भारत का हिस्सा नहीं है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर किसने विश्वास किया? तो रोमिला थापर ने, ये इतिहासकार हैं, उन्होंने विश्वास किया। महावंश के अनुसार बिंबसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बिंबसार सिंहासन पर बैठा था। अब हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियां भी 6 थी। 6 समितियां थी, जिसमें जल सेना से संबंधित, रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित, पैदल सैनिकों की देखरेख, अश्वारोही सेना, गज सेना और रथ सेना, इन सब सेनाओं के अलग अलग समितियां थी। अब हम लोग देखिए, ये जो सुदर्शन झील है, ये समय समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस शासक के द्वारा और उनके किस अधिकारी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अधिकारी थे पुष्यगुप्त, अशोक, तुसाप, रुद्रदामन, सुविशाख और स्कंदगुप्त, वर्णदत्त था उसका पुत्र चक्रपालित। इनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया था, यानी कि किसने इसे पढ़ा था सर्वप्रथम? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। प्राचीन भारत की लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाई से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि दाई से बाईं की ओर लिखी जाती थी। और बता दें कि खरोष्टी लिपि मुख्यतः 2 अभिलेखों में ही पाई गई है, वह है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये 2 अभिलेख हैं जिसकी लिपि जो है वह खरोष्टी है और बाकी सबों का ब्राह्मी है या फिर प्राकृत है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी नाम से ये जाने जाते हैं। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, तो भाब्रू अभिलेख में उन्होंने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख, तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का जो धम्म है उसका मूल संदेश शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता है। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया था, तो कहाँ पे हुआ था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, कितनी श्रेणियों में? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में यही है। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, हम लोग पहले भी पढ़े। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। तो सोन एवं उत्तरा को सुवर्ण भूमि यानी कि बर्मा भेजा गया था। महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। मज्झांतिक को कश्मीर और गांधार भेजा गया था और महारक्षित को
यवन राज्य भेजा गया था। यह महत्वपूर्ण है। महेंद्र एवं संघमित्रा का तो बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो किस अभिलेख में है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो रुद्रदामन के द्वारा है, और उसमें सुदर्शन झील का भी उल्लेख है। तो दूसरी शताब्दी के आसपास जो यह शिलालेख है उसमें रुद्रदामन के द्वारा इसका मरम्मत करने की बात कही गई है। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम, कड़फिसेस और गौतमीपुत्र सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसेस द्वारा किया गया है। यह कुषाण वंश के थे। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया, तो शुंग के बाद कण्व आता है। तो कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। देखिए, कुछ पुराण हैं और पुराण से संबंधित वंश हैं। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन या शुंग वंश से संबंधित है, वहीं वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। कला की गांधार शैली, देखिए कला की गांधार शैली कुषाण जो वंश है, कुषाणों के समय में फली फूली। राजा खारवेल, ये खारवेल कलिंग के राजा थे, कलिंग नरेश थे। खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा लेख के साथ खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये हमारे जो खारवेल थे, कलिंग नरेश खारवेल, उनका ये जैन धर्म से संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघ वाहन वंश यानी कि चेदी वंश से था। देखिए, पेरिप्लस मारिस एरिथ्राई या वॉयज अराउंड एरिथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किन गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। कहाँ पर बौद्ध मंदिर बनाने के लिए? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने कहाँ पर? तो गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन अभी हम लोग पढ़े, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब हम लोग कुछ संप्रदाय मत और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दस नामी संप्रदाय ये अद्वैतवाद से संबंधित है, अद्वैतवाद मत से संबंधित है, और इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्टाद्वैत मत से संबंधित हैं और इनके संस्थापक हैं रामानुज। ब्रह्मद्वैत ये आनंद तीर्थ मत से संबंधित हैं।
और रुद्र शुद्धाद्वैत ये वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी मत से संबंधित हैं। सनक जो है ये द्वैताद्वैत से संबंधित हैं और इसके संस्थापक हैं निम्बार्क। देखिए, गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्र लिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो यह महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए गुप्त काल में तो ताम्र लिप्ति है, लेकिन साथ में भड़ौच, कल्याण और कॉम्बे ये सब भी महत्वपूर्ण थे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। तो इनमें से किसने पहली बार बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, गुप्त काल में नगर जो है, जो नगर धीरे धीरे अपनी पतन की ओर बढ़ने लगे थे। जिस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो वह है गुप्त वंश। किस अभिलेख में विधवा दहन यानी कि जो सती प्रथा है उसका उदाहरण उल्लिखित है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख, एरन स्तंभ अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख माना जाता है। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में किसने जारी किए थे? तो सातवाहनों ने। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। और बाराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा। जो कलिंग नरेश जो थे खारवेल, उसके द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर कितनी थी? तो गुप्त युग में उपज का 6वां भाग यानी कि 1/6 राजस्व दर था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भी 1/6 1/6 था। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? देखिए, यह महत्वपूर्ण है। अप्रहत किसे कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? सुंग युंग ने 518 ईस्वी में की थी। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। अब हम लोग को कुछ प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है, देखिए, बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव, धरकरी के रामदास, श्री वैष्णव संप्रदाय का रामानुज, परमार्थ का रामदास, रामावत का रामानंद, आजीवक का हम लोग पहले भी पढ़े थे मखलीपुत्र गोसाल। यदृच्छवाद आचार्य अजित केसम्बल्ली। भौतिकवादी पकूधकच्चायन ये था। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। ठीक है। और इसके संस्थापक थे कौन? कनाद, महर्षि कनाद। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। और हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वह वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कवि वान कहाँ के निवासी थे? वो पृथ्वीकूट गांव, बिहार, इसके निवासी थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हम लोग पहले भी पढ़े, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वह था मथुरा। अब देखिए, गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकालीन राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, देखिए, परवर्ती गुप्त। जो परवर्ती गुप्त थे यानी कि गुप्त के पहले थे, वो मगध का स्थान था और यहाँ पे महासेन गुप्त थे। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, इसका ये थानेश्वर था स्थान और इसके शासक थे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। मैत्रेय वंश या वल्लभी था स्थान और भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ इसके शासक थे। मौखरी वंश
कन्नौज स्थित था, या मौखरी वंश कन्नौज में था। और हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा इसके प्रमुख शासक थे। चंद्रवंश बंगाल, और इसके शासक थे, प्रमुख शासक थे शशांक। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था, उसे जला दिया गया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष है? यह किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो यह है गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है, देवगढ़ मंदिर और गढ़वा मंदिर। तो यह गुप्तोत्तर और मौर्योत्तर काल के चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे, उन सभी को हम लोग देखे हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।